पिछले व्याख्यान में हमने द्वैत शासन की कमियों के बारे में अध्ययन किया था। द्वैत शासन की कमियों के बारे में जैसे हमने बात की थी कि विषयों का जो विभाजन था दोषपूर्ण था, सैद्धांतिक रूप से ये योजना दोषपूर्ण थी। ऐतार्किक विभाजन किया गया था विषयों का, गवर्नरों को स्वेच्छाचारी शक्तियाँ दी गई थी, हस्तांतरित क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था नहीं थी। इस तरह की कई कमियां बताई गई। आज हम कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे कि जिनके कारण से भी द्वैत शासन असफल रहा। तो उन कमियों में पहली कमी है द्वैत शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में। कोई भी योजना सफल तभी होती है जब उस योजना को सही माहौल मिलता है। लेकिन ये वो समय है जब भारत में द्वैत शासन लागू हुआ। भारत का वातावरण सही नहीं था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी समय हुआ था। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं थी। भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, सरकार के दमनात्मक कानूनों से शासन चल रहा था। तो इन परिस्थितियों में द्वैत शासन भारत में लागू हुआ। तो इसलिए ये कहा गया कि इस द्वैत शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में हुआ। यदि अच्छे नक्षत्रों में इसका जन्म होता है, यानी अच्छा वातावरण मिलता, अच्छे वातावरण में इस अधिनियम की शुरुआत होती, इस द्वैत शासन की शुरुआत होती, तो शायद इसके परिणाम सकारात्मक होते। दूसरा था आर्थिक दुर्दशा तथा मैस्टन पंचायत। जब द्वैत शासन लागू हुआ 1920 में वर्षा समय पर नहीं हुई, तो फसलें ठीक से नहीं हुई, तो किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, बाजारों में मंदी आई हुई थी। उसी समय मैस्टन पंचायत आया और मैस्टन पंचायत में ये व्यवस्था की गई थी कि प्रांत केंद्र को अनुदान देंगे। तो प्रांतों की माली हालत तो पहले से ही खराब थी और इस मैस्टन पंचायत जो था उससे इनकी माली हालत और ज़्यादा खराब हो गई। तो इसलिए जो आर्थिक दुर्दशा की स्थितियाँ थी उस वक्त, उन आर्थिक दुर्दशा की परिस्थितियों के कारण से भी भारत में द्वैत शासन सफल नहीं हो गया। तीसरा है कांग्रेस लीग का असहयोग, क्योंकि भारत की दो जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने ही इस योजना में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये दोनों ही प्रशासनिक सुधारों की अपेक्षा ये भारतीयों के जो आपसी संघर्ष थे, उस आपसी संघर्ष से अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इनका ये देश की आज़ादी जो था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी इनके लिए प्रशासनिक सुधारों की तुलना में। तो इसलिए कहा गया कि यदि कांग्रेस और लीग यदि सहयोग करते तो शायद दूसरा ही परिणाम होता द्वैत शासन का। तो कांग्रेस और लीग का जो असहयोग था वो भी द्वैत शासन की असफलता के लिए उत्तरदायी है। इनका सहयोग नहीं मिलने से भी द्वैत शासन असफल हुआ। चौथी बात है नौकरशाही का दृष्टिकोण। देखिए, नौकरशाही जो ब्रिटिश नौकरशाही थी, ब्रिटिश नौकरशाही ने मंत्रियों का वैसा साथ नहीं दिया। जैसे गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद के वो कार्य जिस मुस्तैदी से करते थे, जिस वफादारी से वो करते थे, उस प्रकार से वो उन्होंने मंत्रियों के कार्य नहीं किए। मंत्रियों के प्रति वो वैसे वफादार नहीं रहे, जिसके कारण से भी द्वैत शासन असफल रहा। यदि नौकरशाही सहयोग देती तो द्वैत शासन के परिणाम भी दूसरे ही होते हैं। फिर है पांचवा, ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। ब्रिटेन में जब चुनाव हुए और ब्रिटेन के चुनावों में अब जो नई सरकार है वो अनुदारवादी पार्टी की सरकार बनी। तो अनुदारवादी पार्टी की सरकार बनते ही ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो गया। इसके संबंध में जकारिया ने लिखा है कि लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए कि सुधारों को इस प्रकार अमल किया जाए कि भारतीयों को कम से कम स्वशासन मिले। यानी पहले जो पुराने जब भारत मंत्री थे मोंटेग्यू, उस समय वो सुधारों को सकारात्मक रूप से लागू कर रहे थे, लेकिन जैसे सरकार परिवर्तित हुई, अनुदारवादी पार्टी सत्ता में आई, तो लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए कि अब इस प्रकार से इनको अमल में लाया जाए कि भारतीयों को कम से कम स्वशासन मिले। इसमें कूपलैंड ने भी लिखा है कि द्वैत शासन अपने रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा।
ये भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका। तो ये कुछ परिस्थितियाँ थी कि जिन परिस्थितियों के कारण से भी भारत में द्वैध शासन सफल नहीं हो पाया। तो इस तरह से इस योजना में भी अवगुण थे और कुछ बाहरी परिस्थितियाँ भी ऐसी हो गई जिसके कारण से भारत में द्वैध शासन सफल नहीं हो पाया। लेकिन कमियों के साथ साथ द्वैध शासन हम ये कहेंगे वो उपयोगी नहीं था या द्वैध शासन की कोई महत्व ही नहीं था, ये भी उचित नहीं होगा। द्वैध शासन प्रणाली का भारत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे द्वैध शासन से निर्वाचन और मताधिकार में वृद्धि की गई, उससे भारतीयों में जागरूकता आई, भारतीय सार्वजनिक जीवन में रुचि लेने लगे, परिषदों में संसदीय वातावरण को इससे जन्म मिला और शासकीय जो रहस्य जनता को मिलने लगे। क्योंकि पहले ब्रिटिश शासन की जो बातें थी जनता तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन अब चूंकि द्वैध शासन के कारण से कुछ विषय मंत्रियों को दे दिए गए तो कुछ जो शासकीय रहस्य थे वो भी जनता के सामने आने लगे। तो भारतीय जनता में राजनीतिक जागरूकता आई और भारतीय जो मंत्री हैं वो अब अंग्रेज अधिकारियों को आदेश देने लगे, जिससे उनमें हीनता की भावना भी दूर हुई। दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण को प्रोत्साहन, क्योंकि भारतीय जो नागरिक सेवाएं या जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं पहले सब अंग्रेज थे, लेकिन अब चूंकि द्वैध शासन के कारण से मंत्रिमंडलों के अधीन इन बड़े अधिकारियों को काम करना पड़ा। तो कुछ अधिकारी जो अपने आप को ये समझते थे कि हम भारतीयों से आदेश नहीं लेंगे, तो इस कारण से वो अब नौकरी छोड़कर वापस इंग्लैंड चले गए। तो उनके जगह की पूर्ति हुई थी भारतीयों से। तो इस तरीके से इस अधिनियम का ये फायदा हुआ कि जो सार्वजनिक सेवाएं थी उन सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय थे वो भारतीय अब इन सार्वजनिक सेवाओं के सदस्य बनने लगे। उसके बाद में भारतीयों को शासकीय अनुभव भी मिला, क्योंकि अब जो मंत्री में कुछ विभाग भारतीयों को दिए गए तो वो मंत्रिमंडलों में सम्मिलित हुए, उनको अनुभव मिला, स्थानीय स्वशासन संबंधी अनुभव मिला और भी कई तरह के अनुभव उनको प्राप्त हुए। तो अब पहले जैसे ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि भारतीयों के पास अनुभव नहीं है, भारतीय जो है सही ढंग से काम नहीं कर सकते थे, तो अब उनकी इस योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अब वो अंग्रेज अधिकारियों को आदेश दे रहे थे। तो इस तरीके से भारतीयों को शासकीय अनुभव भी प्राप्त हुए। और उसके बाद है मंत्रिमंडलों के द्वारा सार्वजनिक कार्य करना। मंत्रिमंडलों ने कई स्थानों पर बहुत से अच्छे कार्य किए, जो कई जगह सामाजिक कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। जैसे आप देखते हैं कि मद्रास में दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए गए, पंजाब में शिक्षा के विस्तार और कृषकों की दशा को सुधारने के प्रयास किए गए। इसी तरह से मद्रास और बम्बई में प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत से अच्छे सार्वजनिक कार्य भी मंत्रिमंडलों के द्वारा किए गए। इसके संबंध में स्पीयर ने कहा है कि अपने समस्त दोषों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की ओर ले जाने वाले राजमार्ग पर पहला पड़ाव थे। तो कमियां अवश्य रही इस अधिनियम के द्वारा, लेकिन जो 16 साल तक इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में जो प्रशासन चला है, भारतीयों को इससे लाभ भी प्राप्त हुए और भविष्य में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की तरफ बढ़ रहे थे, उस उत्तरदायी शासन की स्थापना की तरफ ये पहला पड़ाव है। धन्यवाद।